स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DLED या VTC फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेपर 1 है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो इसमें से हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लेकर के बात कर रहे थे, जिसमें जो आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है। इसमें हमने 1 से 95 प्रश्नों को लेकर के बात की थी। आज के इस वीडियो में यानी पार्ट 4 में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे, जहां पर आपका जो अति लघुत्तरीय पोर्शन पार्ट है, ठीक है, वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, पार्ट 4 को। यहाँ पर 96 क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। आज के इस वीडियो में हम 96 क्वेश्चन को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन है, स्मृति का मुख्य कार्य क्या है। तो स्मृति की बात की जाए, सीखे हुए ध्यान को धारण करना ही स्मृति है। यहाँ पर कार्य पूछा है, तो कार्य में आप लिख सकते हैं, पूर्वानुभव को संयोज कर रखना तथा समय आने पर याद दिलाना ही स्मृति का मुख्य कार्य है। जब भी आप पूर्व अनुभव को संजोकर यानी जो है इकट्ठा करके रखते हैं और समय आने पर आप उसको याद करते हैं, तो वही स्मृति का कार्य करती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 97 है, सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है। यहाँ पर सक्रिय विस्मृति पूछा है। इसमें दिया है, सक्रिय विस्मृति का कारण व्यक्ति है, वह स्वयं ही किसी बात को भूलने का प्रयास करके उसे भुला देता है। फ्रायड के अनुसार हम विस्मृति की क्रिया द्वारा अपने खुद के अनुभव को स्मृति से निकाल देते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें विस्मृति की, तो ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न करना ही विस्मृति है, जबकि यहाँ सक्रिय विस्मृति की बात की गई है। तो अगर हम अपनी इच्छा से कोई चीज़ जैसे मतलब निकाल देना चाहते हैं दिमाग से, कोई बुरी घटना या सच्चाई या कुछ भी बातें, ठीक है, तो वो सक्रिय विस्मृति कहलाती है। अगर हम स्वतः ही कोई चीज़ भूल जाते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं और वो याद नहीं आती, तो आपकी विस्मृति कहलाती है। प्रश्न नंबर 98, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है। अभिप्रेरणा की बात की जाए तो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने अभिप्रेरणा के बारे में बताया था कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से मोटिवेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है। तो हल का मत है कि सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है, यानी खुद से आप अपनी चीज़ों को संशोधित यानी जो परिवर्तन है वो कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 100 है, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो वुडवर्थ ने सीखने की एक परिभाषा दी है, नवीन ज्ञान व प्रक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखना यानी अधिगम कहते हैं। अर्थात हम जब भी अधिगम की बात करते हैं तो अधिगम सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा ज्ञान में स्थायी परिवर्तन आता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन VTC 2017 में पूछे गए थे। इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधन के 2 कारण लिखिए। यहाँ पर पहला दिया है, ध्वनि दोष के कारण भाषा विकास में अवरोधन हो जाता है। ठीक है। दूसरा है, बोलने की अंगों में दोष के कारण भी भाषा विकास में अवरोधन आ जाता है। आपने अव्यय और अवरोधन को पढ़ा होगा। ठीक है, अवरोधन का मतलब होता है रुकावट आ जाना। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो अगर वो पास नहीं हो पा रहा है, अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके क्या कारण हैं, क्या रुकावट है, उसके बारे में 2 कारण पूछे हैं। प्रश्न नंबर 102 है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है। तो बाल विकास के अंतर्गत जो शैशवावस्था की आयु है वो जन्म से 5 वर्ष होती है। इसमें भी आपकी 2 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, एक पूर्व शैशवावस्था और एक उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था की बात करें हम, ठीक है, तो इसकी आयु 0 से 2 वर्ष, कहीं कहीं 3 वर्ष मिलती है, जबकि उत्तर की बात करें तो उत्तर की होती है 3 से 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 103 है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। तो जन्म के समय की बात की गई है तो 3 संवेग पाए जाएंगे, भय, क्रोध और प्रेम।
ये 3 मुख्य संवेग हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 104 है, वृद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बहुकारक सिद्धांत जो दिया वो है थॉर्नडाइक महोदय। इनका पूरा नाम E.L. थॉर्नडाइक था। प्रश्न नंबर 105 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व उस व्यक्ति को कहते हैं जो आत्मचिंतन अधिक करता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है तथा कम सामाजिक होता है। अगर हम अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की बात करें तो यह लोग कम बोलने वाले, लज्जाशील और पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने वाले पाए जाते हैं। देखने को मिलता है कि ये अधिक लोकप्रिय नहीं होते हैं, अपने भावों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। इनके अंदर आत्मचिंतन होता है, यह चिंता बहुत करते हैं। ठीक है। इनका व्यवहार आज्ञाकारी होता है, परंतु ये व्यक्ति शीघ्र ही घबराने वाले होते हैं। अच्छे लेखक होते हैं लेकिन अच्छे वक्ता नहीं होते और चुपचाप रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्ति कहलाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 106 है, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो यहाँ पर दिया है सामान्य बौद्धिक स्तर के बालकों की जो बुद्धि लब्धि होगी वो है 90 से 109। क्वेश्चन नंबर 107 है, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो ये है मुरे एवं मॉर्गन। कहीं कहीं मरे लिखा है लेकिन आप इसे करेक्ट करिएगा, मुरे एवं मॉर्गन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 108 है, बालक के केंद्रक में सामान्यतया कितने गुणसूत्र होते हैं? यहाँ पर गुणसूत्र पूछे हैं। तो आप 46 लिखेंगे, जबकि अगर यहाँ पर जोड़े पूछते कि कितने जोड़े पाए जाते हैं तो आप 23 जोड़े लिखते। प्रश्न नंबर 109 है, सीखने के स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दिया है सीखने के स्थानांतरण से आशय है कि किसी विषय के सीखने से उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास कार्य करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। कहने का मतलब है जब भी आप अपने ज्ञान का प्रयोग किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में करते हैं तो वही आपका सीखने का स्थानांतरण कहलाएगा। मान लीजिए आप गणित के सवालों का प्रयोग विज्ञान में करते हैं, ठीक है, तो वो आपका सीखने का स्थानांतरण कहलाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि आप जो कंप्यूटर की टाइपिंग करते हैं उसका प्रयोग टाइपराइटर में यूज़ करते हैं तो वो भी आपका सीखने का स्थानांतरण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है क्या कहलाता है? तो यह परिपक्वता यानी मैच्योरिटी कहलाएगा। ये सभी आपकी DLED 2000 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। आप इन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 111 है, व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है? तो व्यक्तिक जो बुद्धि परीक्षण होता है वह व्यक्तिगत रूप से यानी इंडिविजुअल तरीके से एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी ग्रुप फैक्टर जो होगा वो आपका ग्रुप में ही किया जाएगा। ठीक है, यही मुख्य अंतर है। प्रश्न नंबर 112 दिया है, यहाँ पर इसे थोड़ा छोटा करेंगे। प्रश्न नंबर 112 है, पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? तो पावलोव की बात की जाए, इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। इनके सिद्धांत को आप सभी जानते हैं कि अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत, तो ये सभी जो है पावलोव महोदय ने ही किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 113 है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? तो यहाँ पर सीखने के नियम पूछा है। अगर मुख्य नियम पूछेगा तो आप 3 बताएंगे। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। ठीक है। अगर गौण नियम पूछता तो गौण नियम 5 हैं, मनोवृत्ति का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम और अनुरूपता का नियम। तो ये आप नियम याद रखेंगे कि पूछा कौन सा है, गौण या मुख्य। क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं पूछता है तो आप मुख्य नियम ही लिखेंगे। ठीक है, या फिर आप डाल दीजिएगा कि मुख्य नियम 3 है और गौण नियम 5 है। क्वेश्चन नंबर 114 है, प्यास भूख निद्रा प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो इसमें
प्रतिष्ठा जो है वो अर्जित की जाती है, जबकि प्यास, भूख, निद्रा ये आपकी जन्मजात अभिप्रेरणा होती है, जन्म से ही ये चीज़ें विद्यमान रहती हैं। जबकि प्रतिष्ठा आप अर्जित करते हैं, आप अपना नाम बनाते हैं, तब आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 115 है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? तो यह विस्मृति कहलाएगी। विस्मृति के बारे में अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन में कि ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न करना ही विस्मृति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 116 है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो यह बहुलांक कहलाती है। मान लीजिए किसी प्रदत्त में कोई संख्या ज़्यादा बार आई है, उसको काउंट करेंगे आप तो वो बहुलक कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 117 है, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना क्या कहलाता है? तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कल्पना कहलाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीज़ों को सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो यह है तत्परता का नियम। इसके अंतर्गत जो बालक है वो चीज़ों को जल्दी से सीखेगा क्योंकि उसके अंतर्गत या उसके अंदर जो है तत्परता दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 119 है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तिगत गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होना कहलाता है। तो यह व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता में दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से पाया जाने वाला विभेद ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। अगर हम बात करें व्यक्तिगत विभिन्नता की तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में एक जैसी कोई भी समानता नहीं देखने को मिलती। ठीक है, उनके व्यवहार, रहन सहन में काफ़ी विभिन्नताएं होती हैं, तो इसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। प्रश्न नंबर 120 है, ये लास्ट है, इसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना, विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? तो यह योग्यता सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी कहलाएगी। इसके द्वारा व्यक्ति नवीन चीज़ों को, नवीन तथ्यों को दिखाएगा, नवीन जानकारियों के बारे में बताएगा। ठीक है, तो यही सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी कहलाती है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया से 120 क्वेश्चनों को लेकर के बात कर ली है, यानी 120 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। ये क्वेश्चन आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ जो आपका यूपी टेट है, सी टेट है और अदर स्टेट के टेट या सुपर टेट है उसमें भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ अदर जो भी एग्ज़ाम हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह हैं, उनके लिए भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो का नोटिफिकेशन वहां पर आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।